यस, तो फिर से स्वागत है सभी लीडर्स का। धन्यवाद सबको। और जब इम्यूरिच की बात आती है दोस्तों, जब मैं जुड़ा धन्वंतरी से 2011 में, है ना, तब जब मेरी पहली मीटिंग हुई बारामती में, है ना, डॉक्टर सुधीर पवार सर की टीम में, है ना, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से सक्सेसफुल पहली मीटिंग हुई मेरी इम्यूरिच के बारे में। और मैं इम्यूरिच के बारे में आसान तरीके से, है ना, ट्रेनिंग दे मतलब ट्रेनिंग दिया मैंने बहुत सारा। और देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये इम्यूरिच के बारे में, क्योंकि इम्यूरिच हमारा पहला प्रोडक्ट है कंपनी का, है ना। और पहला प्रोडक्ट, और एक एक यूनिक सब्सटेंस, एक यूनिक पदार्थ, है ना, जो कि गोपीयूष के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। और भारत में हम ही है जिन्होंने गोपीयूष का बारे में बात करना शुरू किया 2011 से, है ना, 2009 से। और इस तरह से, तो ये जो कैप्सूल इम्यूरिच मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये जिस तरह से कैप्सूल इम्यूरिच का सेहत के ऊपर फायदा होता है आज तक, है ना, जो भी मतलब हम लोग बात करेंगे कि इम्यूनिच में जो इम्यून फैक्टर्स है, ग्रोथ फैक्टर्स है, न्यूट्रिशन फैक्टर्स है ना, इसके बारे में जब हम बात करते हैं ना, तो मैंने जब देखा कि इसमें रोग प्रतिकार, आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने 40 साल पहले उनके एमडी के थीसिस में उन्होंने मतलब ये बीमारी का कारण क्या है ना, आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने 40 साल पहले लिख के रखा था थीसिस में कि बीमारी का कारण है कमजोर रोग प्रतिकार क्षमता। लेकिन रोग प्रतिकार क्षमता का विषय कब शुरू हुआ? 2009 में, जब हमने इम्यूनिटी के बारे में बात करना शुरू किया, तब जाके फिर ये पूरे भारत में फैल गया कि भैया इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। तब तक इम्यूनिटी को किसी को पता नहीं था। इवन आप देखोगे कि इवन बोर्नविटा भी अभी इम्यूनिटी के बारे में बात करने लगे हैं, कई सारे न्यूट्रिशंस वाले अभी इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने 40 साल पहले उनके एमडी के थीसिस में उन्होंने लिख के रखा भाई कि बीमारियों का कारण क्या है, तो कमजोर इम्यूनिटी। और वो 40 साल से उन्होंने वो ढूंढ रहे थे कि भाई इम्यूनिटी को मजबूत करना है तो क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि ये जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो ज्यादा देर तक मदद नहीं करती है। और है ना, जो इम्यूनिटी के लिए क्या करे, तो एलोपैथिक तो मतलब रेसिस्ट हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, है ना, तो उसका साइड इफेक्ट्स भी है, तो क्या करना, उन्होंने बहुत सारा खोजा एलोपैथी में, फिर आयुर्वेद में, होम्योपैथी में। फिर उनको गोपीयूष के बारे में पता चला, उन्होंने उसके ऊपर खोज किया, है ना। और फिर, है ना, फिर उनको पता चला कि गोपीयूष में रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व, इम्यून फैक्टर्स जिसको कहते हैं। और इस तरह से जब मुझे मौका मिला, आदरणीय डॉक्टर रमेश पाटिल सर ने मुझे जब मौका दिया कि श्रीपाद इसके ऊपर थोड़ा सा तुम भी मतलब स्टडी कर लो, तो मेरे को जब मौका दिया, तब मेरे को मैं भी अचंभित हो गया कि रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यून फैक्टर्स जो प्राकृतिक तरीके से मौजूद है ना, धनुआ कैप्सूल इम्यूरिच में जो गोपीयूष है, जिसमें रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व, इम्यून फैक्टर्स प्राकृतिक तरीके से मौजूद है। लेकिन इसमें क्या है देखो, इसीलिए जब गोपीयूष की बात आती है ना, जब गोपीयूष की बात आती है ना, तो गोपीयूष एक एक पोषक तत्व है, एक दूध का पदार्थ है, लेकिन दूध के पदार्थ के साथ साथ, है ना, ये एक एक दवाई की तरह भी काम करता है। इसको मेडिसिनल वैल्यू कहते हैं कि इसको एक दवाई का महत्व क्यों आया, क्योंकि इसमें रोग प्रतिकार क्षमता है। जब रोग प्रतिकार क्षमता आपकी अच्छी हो जाएगी तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी, और बीमारियां ठीक हो जाएंगी तो इसीलिए इसको, है ना, दवाई का भी कीमत, मतलब दवाई का भी एक महत्व आ गया। और इसीलिए गोपीयूष, जो कि मैं भी उस समय, है ना, क्या बोलते हैं उसको, कि बहुत धन्यवाद बोलना पड़ेगा आदरणीय डॉक्टर रमेश पटेल सर ने जब मौका दिया, और मैंने जब इसके ऊपर पूरा अभ्यास किया कि भाई ये गोपीयूष, है ना, तो मैं अचंभित था कि इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूट्रिशन फैक्टर्स, है ना, ये बहुत जबरदस्त तत्व इसमें मौजूद है गोपीयूष में, जो कि, है ना, प्राकृतिक तरीके से अगर रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व, इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिशन फैक्टर्स चाहिए, तो सबसे बढ़िया जरिया है वो पीयूष। और इसीलिए, है ना, रोग प्रतिकार क्षमता के इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, है ना, मैं बात करूंगा। और जब ग्रोथ फैक्टर्स की बात आती है तो मैं अचंभित हो गया, क्योंकि मैंने पढ़ा कि ग्रोथ फैक्टर्स का काम ही रीजनरेशन है। रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण, क्योंकि देखो जितना भी हम लोगों ने एलोपैथी में पढ़ाई किया, उसमें तो एक ही बताते थे कि रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन मैं अचंभित हो गया कि ग्रोथ फैक्टर्स का काम ही रीजनरेशन है। और तब मैंने, है ना, जब मीटिंग हुई तो धीरे धीरे जब बारामती में काम बढ़ने लगा,
तो हम लोगों ने, जब मेरे को पता चला कि ग्रोथ फैक्टर्स का काम ही रीजनरेशन है, तो मैंने किडनी रीजनरेशन के बारे में बोलना शुरू किया, लिवर रीजनरेशन के बारे में शुरू किया, और जो रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क होती है, डिस्क रीजनरेशन, है ना, घुटनों में कार्टिलेज रीजनरेशन, ये सब हम लोगों ने बात करना शुरू किया। लेकिन बात कहाँ पे आती है पता है? ये सब तो ठीक है, हम लोगों ने पढ़ाई किया, लेकिन जब हम मार्केट में जाते हैं ना लोगों को मिलने के लिए, तब लोग पूछते हैं कि आपके पास सबूत क्या है। फिर मैंने सबूतों को ढूंढना शुरू किया, ये ना, कि भाई ये इसके ऊपर, मतलब ये जो डायबिटीज में काम करता है, गोपीयूष डायबिटीज में काम करता है, गोपीयूष जोड़ों के दर्द में काम करता है, गोपीयूष में लैक्टोफेरिन जो है वो कैंसर में काम करता है, गोपीयूष में जो ग्रोथ फैक्टर्स है ये पुरुष और महिलाओं के हार्मोन्स पे काम करता है। और इसीलिए ये जब मैंने, मतलब मैंने क्या किया फिर, ये जो जानकारी कि भाई डायबिटीज में काम करता है, लेकिन ये कौन से साल में गोपीयूष के ऊपर खोज हुआ कि गोपीयूष डायबिटीज में काम करता है, गोपीयूष में जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है वो डायबिटीज में काम करता है, ये कौन से साल में? तो मैंने फिर उसको फिर क्या किया, उसके सारे संदर्भ जिसको रेफरेंसेस कहते हैं, तो रेफरेंसेस को इकट्ठा किया। फिर रेफरेंसेस मतलब क्या, सबूत, मतलब सबूतों के साथ कि 1990 में गोपीयूष के ऊपर जो डायबिटीज में खोज हुआ है ना, वो खोज क्या कहता है, 1990 का खोज डायबिटीज में क्या कहता है गोपीयूष के ऊपर, कि गोपीयूष में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन जैसा काम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। और दोस्तों इस तरह से ये जो, मतलब क्या बोलते हैं उसका, ये जो मेरा जो ट्रैवलिंग है, जो मैंने क्या बोलते हैं उसको, एक एक प्रवास किया मैंने, है ना, तो गोपीयूष के ऊपर जो हम आदरणीय पाटिल सर ने फिर मौका दिया, फिर मैंने स्टडी किया, फिर मैंने बात करना, क्योंकि मुझे पता चल गया, क्योंकि आज तक जब भी हम, देखो, जब भी हम डायबिटीज के बारे में बात करते हैं, है ना, तो हम सबको क्या सिखाया गया आज तक, कि डायबिटीज एक बीमारी है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती, है ना। एक मिनट, ये सब तो है। यस, है ना। तो जब, तो मैं, हम लोग है ना फिर बात करना शुरू को कि गोपियोश जो इम्यूरिज जो है, इम्यूरिज डायबिटीज में भी काम कर रहा है, इम्यूरिज जोड़ों के दर्द में फायदेमंद है, इम्यूरिज कैंसर में फायदेमंद है, इम्यूरिज महिलाओं में जो पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज, अनकंट्रोल ब्लीडिंग, अबनॉर्मल पीरियड्स, मेनोपॉजल, मेनोपॉज के लक्षण, ओके, महिलाओं की सेहत में, छोटा बच्चा जो माँ के पेट में उसको बढ़ोतरी नहीं होती है, उसको सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं उसको, या उसको इंट्रा यूट्रिन ग्रोथ रिटार्डेशन जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये जितना भी छोटे बच्चे से लेके, है ना, मध्यम वयीन लोगों से लेके वयस्क लोगों तक, जब ये डायबिटीज, कैंसर, अस्थमा, सोरियासिस, छोटे बच्चों की बढ़ोतरी, और ये भी कहा गया है कि इम्यूरिच में जो गोपीयूष है ये माँ के पहले दूध के समान है, और इसीलिए छोटे बच्चे को हम बहुत ही बढ़िया, मतलब 1 घंटे के बच्चे, जो 1 घंटा हुआ है बच्चों को पैदा होके, ऐसे बच्चों में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से ये है इम्यूरिच का जो क्या बोलते हैं उसको, हम लोग, है ना, ट्रैवलिंग को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, तो प्रवास मराठी में बोलते हैं हम उसको, क्योंकि हम लोग जो, मैंने प्रवास किया कि ये, है ना, इम्यूरिच इतना जबरदस्त, इम्यूरिच में जो गोपीयूष है, ये जब, है ना, सेहत में फायदेमंद है, सेहत में काम करता है, डायबिटीज में जब काम करने लगा, तो हम लोगों ने बोलना शुरू किया, क्योंकि आज तक हम लोगों को क्या सिखाया गया, डायबिटीज एक बीमारी है और कभी भी वो ठीक नहीं हो सकती है। लेकिन जब मैंने पढ़ा कि गोपीयूष में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर डायबिटीज को ठीक करता है, और इतना ही नहीं, देखो आगे वाले, आगे भी ज्ञान क्या है, कि जब डायबिटीज ठीक करता है, लेकिन डायबिटीज की वजह से, ब्लड प्रेशर की वजह से जो किडनी डैमेज होती है, जो आंखों की रोशनी कम होती है ना, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब किडनी डैमेज, डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब मतलब आंखों की रोशनी कम होना, डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब नसों का डैमेज, मतलब है ना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो डायबिटीज है, ये जो ब्लड प्रेशर है, इन दोनों की वजह से किडनी डैमेज होती है, आंखों की रोशनी कम होती है, डायबिटीज ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज ब्लड प्रेशर से नसें डैमेज होती है, न्यूरोपैथी जिसको बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सभी जगह पे काम करता है, बीमारी को ठीक करने की जो बात है ना, जहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करते हैं अभी, देखो जब भी हम एलोपैथी में बात करते हैं ना डायबिटीज ब्लड प्रेशर के बारे में, तो वो भी
है ना। वो भी क्या बोलते हैं, हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं उसको, कंट्रोल कर सकते हैं, उसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। लेकिन 1990 का जो डायबिटीज के ऊपर जो खोज है, वो क्या कहता है ना, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इंसुलिन जैसा काम करेगा, और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। आई डोंट नो अभी ये शब्द कैसे कैसे थोड़ा आपको है ना, मतलब 5-10 बार जब आप इम्यूरिच का सेशन मेरा सुनोगे, तब आपको ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, है ना, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, डायबिटीज में हम लोगों को चाहिए क्या, मेटाबॉलिज्म, है ना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, है ना। और वेट लॉस में चाहिए क्या, फैट मेटाबॉलिज्म, फैट का इस्तेमाल, मेटाबॉलिज्म मतलब जो हम, है ना, जो हम खाना खाते हैं और वो खाना जो ग्लूकोज में बदल जाता है, उस ग्लूकोज का इस्तेमाल जो है वो खाने में होना चाहिए, मतलब वो शक्ति में होना चाहिए। वो हम जो भी खाना खाते हैं वो शक्ति में तैयार होता है ना, ताकत में तैयार होता है ना। वो कैसे, तो खाना ग्लूकोज और ग्लूकोज ताकत में। लेकिन डायबिटीज के लोगों में क्या होता है ना, डायबिटीज के लोगों में क्या होता है कि खाना ग्लूकोज में तो बदलता है, लेकिन ग्लूकोज ताकत में नहीं बदलता है, और ग्लूकोज ग्लूकोज ही रहता है, ब्लड ग्लूकोज जिसको कहते हैं, और इसी उसको डायबिटीज कहते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ये जो मैंने ये रास्ता तय किया इम्यूरिच का, है ना, तो उसमें बहुत सारी चीजें, है ना, इम्यून फैक्टर्स के बारे में, ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में, ये तो तीन ही हम बात करें, आपको पता है कि हम लोग सिर्फ इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिशन फैक्टर्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे सर इम्यूरिच में, मतलब गोपीयूष में कितने तत्व हैं, तो करोड़ों तत्व हैं। और इसीलिए, है ना, साइंटिस्ट लोग गोपीयूष को कॉम्प्लेक्स वेब बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, और वेब मतलब जाला, मतलब जटिल जाला है गोपीयूष। जटिल जाला का मतलब क्या है, इतना जटिल है कि अभी भी, इतना जटिल है और इतना बड़ा जाला है, नेट है ये, है ना, कॉम्प्लेक्स वेब है ये, वेब है, कि अभी भी साइंटिस्ट लोग इसमें खोज कर ही रहे, कितने सालों के बाद, 150 सालों के बाद भी, 150 साल से गोपीयूष के ऊपर जो खोज की गई है, अभी भी 150 साल के, 60 साल के बाद भी अभी भी साइंटिस्ट लोग गोपीयूष के ऊपर खोज कर ही रहे कि और कौन सी इसमें तत्व है जो शरीर के लिए फायदेमंद है। तो इस तरह से, है ना, इसीलिए गोपीयूष को कॉम्प्लेक्स वेब कहा गया है, जटिल जाला, इतना मतलब जटिल है ये। और इसीलिए, है ना, आप मुझे पूछोगे सर गोपीयूष में कितने तत्व हैं, बहुत सारे, लाखों करोड़ों तत्व हैं, लेकिन हम लोगों को कितना समझना है, सिर्फ तीन ही को समझना है। कौन से तीन है, एक तो इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिशन फैक्टर्स, है ना दोस्तों। और इसीलिए ये सब कहने का मतलब क्या है कि हमारे हाथ में इतना जबरदस्त इम्यूरिच है ना, प्रोडक्ट है, गोपीयूष का प्रोडक्ट है इम्यूरिच, जो कि, है ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, कैंसर, अस्थमा, सोरियासिस, है ना, ऐसी कई सारी बीमारियां, रीढ़ की हड्डी की कमजोरी, घुटनों के बीच में गद्दी की कमजोरी, कार्टिलेज जिसको बोलते हैं, है ना, माँ के पेट में अगर बच्चे की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, और महिलाओं में जो समस्या होती है ना, तो ऐसी सारी महिलाओं में बहुत सारी, है ना, पीरियड्स की समस्याएं होती है, खून की कमी की समस्या होती है, थायराइड की समस्या होती है, ब्रेस्ट कैंसर की समस्या होती है, यूट्रस में सूजन, है ना, यूट्रस मतलब बच्चेदानी में सूजन, ऐसे कई सारे, मतलब छोटे बच्चे से लेके वयस्क लोगों तक, है ना, वयस्क लोगों तक, है ना, बूढ़े लोगों तक कैप्सूल इम्यूरिज एक जबरदस्त प्रोडक्ट है। अभी अगर हम लोगों को कैप्सूल इम्यूरिज को समझना है ना, अगर हम लोगों को कैप्सूल इम्यूरिज को समझना है, तो हम लोगों को पहले माँ के पहले दूध को समझना पड़ेगा। तो कैप्सूल इम्यूरिच में जो गोपीयूष है, गोपीयूष का विषय हम इस तरह से शुरुआत करते हैं कि हम जब पैदा हुए तो हम लोगों को माँ का पहला दूध मिलता है ना। इम्यूरिच के विषय को कैसे समझना है ना, तो इमिरिच में जो गोपीयूष है उसको कैसे समझना है, तो हम लोगों को माँ के पहले दूध के बारे में समझना पड़ेगा, तब जाके गोपीयूष के बारे में, गाय के पहले दूध के बारे में समझ में आएगा। तो ये है ना, हम जब पैदा हुए तो हम लोगों को माँ का पहला दूध मिलता है, और हम क्या देखते हैं, माँ का पहला दूध बच्चे को बचाता है बीमारियों से, और बच्चे की बढ़ोतरी भी करता है। तो माँ के पहले दूध में ऐसे कौन से तत्व हैं जो बच्चे को बचा रहे हैं बीमारियों से, और बच्चे की बढ़ोतरी भी कर रहा है, तो माँ के पहले दूध में है
तीन मुख्य तत्व। पहला तत्व है रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व, इम्यून फैक्टर्स। आपको मैं बता दूं, जब भी बच्चा पैदा होता है, इंसानी बच्चा पैदा होता है, तो उसको रोग प्रतिकार क्षमता नहीं होती है। जब उसको माँ का पहला दूध मिलता है और उसमें जो इम्यून फैक्टर्स मिलते हैं, तो वो इम्यून फैक्टर्स उसके इम्यूनिटी को एक्टिवेट करते हैं। और इसीलिए हम देखते हैं कि जिन बच्चे को माँ का पहला दूध नहीं मिलता है वो बार बार बीमार पड़ते हैं, लेकिन जिन बच्चों को माँ का पहला दूध मिलता है वो हमेशा हट्टे कट्टे रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते रहते हैं, हंसी खुशी रहते हैं। और इसीलिए हम जब पैदा हुए तो हम लोगों को माँ का पहला दूध मिलता है। हम क्या देखते हैं, माँ का पहला दूध बच्चे को बचा रहा है बीमारियों से और बच्चे की बढ़ोतरी भी कर रहा है। लेकिन माँ के पहले दूध में ऐसे कौन से तत्व हैं जो बच्चे को बचा रहे हैं बीमारियों से और बच्चे की बढ़ोतरी भी कर रहे हैं, ग्रोथ भी कर रहे हैं? तो माँ के पहले दूध में है तीन मुख्य तत्व। पहला है रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व, इम्यून फैक्टर्स। दूसरा है शरीर को बढ़ाने वाला तत्व, ग्रोथ फैक्टर्स। और तीसरा है पोषक तत्व, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ये तीन मुख्य तत्व माँ के पहले दूध से मिलते हैं। लेकिन देखो, अभी मैंने क्या बोला कि ग्रोथ फैक्टर्स का काम क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मतलब इम्यून फैक्टर्स क्या करते हैं? बच्चे की रोग प्रतिकार क्षमता को बनाए रखता है, उसको बीमार पड़ने नहीं देता है। ग्रोथ फैक्टर क्या करता है? बच्चे के शारीरिक विकास और शारीरिक बढ़ोतरी के लिए मदद करता है। लेकिन यहाँ पे और एक बात ग्रोथ फैक्टर्स में बारे में देखो, दो चीजें हम लोगों को ग्रोथ फैक्टर्स के बारे में याद रखनी है। पहला है कि ग्रोथ फैक्टर्स का पहला काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके, पहला है ग्रोथ फैक्टर्स का पहला काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन दूसरा, ग्रोथ फैक्टर्स का दूसरा काम क्या है? रिपेयर एंड रीजनरेशन। ओके, मतलब अभी देखो, इसमें भी मैं जब भी आपको पूछूंगा कि ग्रोथ फैक्टर्स का दूसरा काम क्या है, पहला काम क्या है, मतलब अभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हम इतने ऊंचे क्यों हो गए? जो हम बच्चे थे, हमारे शरीर की बढ़ोतरी इतनी ऊंची क्यों हो गई? या हमारा जो शरीर में अंग है, लीवर है, किडनी है, दिमाग है, डेवलपमेंट मतलब विकास क्यों हो गया? मतलब ये जो शरीर की बढ़ोतरी है, ये जो शरीर का विकास है, ये किसकी वजह से हुआ? तो माँ के पहले दूध में जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, है ना, उसका पहला काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। लेकिन याद क्या रखना है कि ग्रोथ फैक्टर का दूसरा काम याद रखना है। तो दूसरा काम क्या है? रिपेयर एंड रीजनरेशन। अभी आप बोलोगे सर ये रिपेयर एंड रीजनरेशन, रीजनरेशन मतलब पुनर्निर्माण। अभी पुनर्निर्माण की बात जब आती है तो है ना, आप बोलोगे सर ये पुनर्निर्माण क्या प्रक्रिया है ना? तो देखो, अभी छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ कि जब भी महिलाएं किचन में काम करती है या पुरुष लोग, है ना, कई जो गांव में जो किसान लोग काम करते हैं खेत में, तो उनको घाव लगता है कि नहीं, घाव और जख्म। अभी महिलाएं सब्जी काटती है या फिर रोटी सेकती है, तो उनको अगर रोटी सेकते हुए हाथ जलता है या सब्जी काटते हुए, है ना, कटता है, उंगलियां कटती है। तो ये जो घाव है, कहने की बात क्या है, ये जो घाव है, आप चाहे दवाई लगाओ या न लगाओ, अपने आप ठीक होता है कि नहीं? 5, 10, 15 दिनों में ठीक होता है। क्यों? तो ये जो, मतलब जो हिस्सा कटा, जो हिस्से का त्वचा कट गई, तो त्वचा भी जुड़ जाती है 15, 20 दिनों में। ओके, और त्वचा जो कट गई तो त्वचा जुड़ जाती है, मांसपेशियां कट गई तो मांसपेशी जुड़ जाती है, नसें कट गई तो नसें जुड़ जाती है। और ये ऑटोमेटिकली क्यों हो रहा है? अभी उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। ये जो जख्म मुझे हुआ, वो अपने आप, ये थाम के, ओके, हम लोगों ने कभी ध्यान दिया है क्या कि ये जो जख्म मेरे को हुआ था, या ठेस लगी थी या कट गया था, ये मेरा अपने आप ठीक कैसे हुआ? है ना? है ना? क्योंकि ग्रोथ फैक्टर का मतलब, ये जो ग्रोथ फैक्टर जो हमारे शरीर को बढ़ाने का काम करता है, हमारे शरीर को विकास करने का काम करते हैं, यही ग्रोथ फैक्टर्स इस बढ़ते हुए शरीर को कुछ भी हानि होती है, कुछ भी डैमेज होता है, तो उस डैमेज को रिपेयर करने का भी काम करते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। अभी आप बोलोगे सर ये ग्रोथ फैक्टर का जो रीजनरेशन की प्रक्रिया है, ये हम लोगों को क्यों बता रहे हो आप, है ना, इसका क्या फायदा है? तो ये जो ग्रोथ फैक्टर का रीजनरेशन का जो फायदा है, ये बुढ़ापे में हम लोगों को फायदा होता है। कब फायदा होता है? अभी बुढ़ापे में क्या होता है, घुटनों के बीच में जो गद्दी होती है, वो गद्दी कमजोर हो जाती है ना? और गद्दी कमजोर होने के बाद क्या होता है, हड्डियों का, घुटने के जोड़ जो होते हैं वो घिसने लगते हैं और दर्द होने लगता है, घुटने घुटने के जोड़। और इसीलिए बुढ़ापे में, देखो, अभी जब जोड़ों के दर्द की बात चल रही है, तो मैं अभी उससे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो, अभी इसको खत्म करते हैं कि माँ के पहले दूध से, देखो अभी हम लोगों ने क्या क्या समझ में आ गया कि माँ के पहले दूध से तीन तत्व मिले, रोग प्रतिकार क्षमता के तत्व, इम्यून फैक्टर्स, शरीर को बढ़ाने वाले तत्व, ग्रोथ फैक्टर्स, और पोषक तत्व, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ये तीन तत्व मिले, ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट क्या है, इन तीन तत्वों में
जो दूसरा तत्व है ग्रोथ फैक्टर्स, तो इसका पहला काम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दूसरा काम है रिपेयर एंड रीजनरेशन। ये दूसरा पॉइंट है। अभी तीसरा पॉइंट क्या है कि माँ के पहले दूध से ये तो मिल गए, है ना, ये तीन तत्व मिल गए, इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूट्रिशन फैक्टर्स तो मिल गए। लेकिन जब तक अभी क्या होता है, जब तक माँ के पहले दूध का असर है, इन तीन माँ के पहले दूध में से इन तीन तत्वों का असर है, तब तक कोई भी बीमारी नहीं होती है ना। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे माँ के पहले दूध का असर खत्म होता है, जैसे जैसे। तो इसीलिए हम क्या देखते हैं, जब तक माँ के पहले दूध का असर है, माँ के पहले दूध का असर कब तक रहता है, हमारी उम्र की 40 50 60 साल तक माँ के पहले दूध का असर होता है। इसीलिए हम क्या देखते हैं, जब तक माँ के पहले दूध का असर है तब तक कोई भी बीमारी नहीं होती है। डायबिटीज, है ना, 40 50 60 साल तक डायबिटीज होता है क्या, नहीं होता है। ब्लड प्रेशर होता है क्या, नहीं होता है। जोड़ों का दर्द होता है क्या, नहीं। कोई भी बीमारी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, ये कोई भी बीमारी जब तक माँ के पहले दूध का असर है 40 50 60 साल तक नहीं होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, माँ के पहले दूध का असर कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इससे क्या होता है ना, बीमारियां, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और जोड़ों का दर्द या कई सारी बीमारियां होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि माँ के पहले दूध का असर खत्म हो रहा है। और इसीलिए अभी देखो, ध्यान देने वाली बात क्या है कि उम्र बढ़ने के बाद, माँ के पहले दूध का असर खत्म होने के बाद, बीमारी बढ़ने के बाद, इस उम्र में हम लोगों को किसकी जरूरत है, फिर से माँ के पहले दूध की जरूरत है, माँ के पहले दूध के तत्वों की जरूरत है। लेकिन माँ का पहला दूध के तत्व एक ही बार मिलते हैं, पैदा होने के बाद 3 दिन ही मिलते हैं। चौथे दिन भी माँ के पहले दूध के तत्व नहीं मिलते हैं। चौथे दिन, है ना, वो साधारण दूध बन जाता है, उसको ट्रांजिशनल मिल्क बोलते हैं। तो उम्र बढ़ने के बाद, माँ के पहले दूध का असर खत्म होने के बाद, बीमारी बढ़ने के बाद, इस बढ़ती उम्र, बड़ी उम्र में किसकी जरूरत है, फिर से माँ के पहले दूध के तत्वों की जरूरत है। लेकिन माँ के पहले दूध का तत्व मतलब माँ का पहला दूध एक ही बार मिलता है ना, और वो भी 3 दिन तक मिलता है, उसके बाद जिंदगी में नहीं मिलता है। लेकिन सवाल क्या खड़ा हुआ है, प्रश्न क्या हुआ है, प्रश्न क्या आया है कि उम्र बढ़ने के बाद, माँ के पहले दूध का असर खत्म होने के बाद, बीमारी बढ़ने के बाद, फिर से जब माँ के पहले दूध की तत्वों की जरूरत है, मतलब माँ के पहले दूध की जरूरत है, तो ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद में क्या किया, गोपीयूष के बारे में लिख के रखा। तो आप लोग पूछोगे सर, बढ़ती उम्र में फिर से जब माँ के पहले दूध के तत्वों की जरूरत है, तो ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद में गोपीयूष के बारे में क्यों लिख के रखा, है ना। भैंस को भी पहला दूध है, बकरी को भी पहला दूध है, ऊंट को भी पहला दूध है, हाथी को, जितने भी स्तनधारी जानवर है सबको पहला दूध है। लेकिन उन सारे स्तनधारी जानवरों को छोड़ के ऋषि मुनियों ने गोपीयूष के, गाय के पहले दूध के बारे में क्यों लिख के रखा। और ये तब ये सब जब, है ना, इसका प्रश्न क्या हो गया कि ऋषि मुनि ने गोपीयूष के बारे में क्यों लिख के रखा। और आजकल के साइंटिस्ट लोगों ने फिर क्या किया, तो साइंटिस्ट लोगों ने भी क्या देखा कि उम्र बढ़ने के बाद, है ना, फिर से माँ के पहले दूध के तत्वों की जब जरूरत है, तो ऋषि मुनियों ने गोपीयूष के बारे में क्यों लिख के रखा, है ना। आजकल के साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि, है ना, क्यों लिख के रखा, और साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया, गोपीयूष के ऊपर खोज किया, तब उनको पता चला कि ऋषि मुनियों ने गोपीयूष के बारे में इसीलिए लिख के रखा क्योंकि माँ के पहले दूध के तत्व और गाय के पहले दूध के तत्व दोनों समान है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मदर्स कोलोस्ट्रम एंड काउ कोलोस्ट्रम आर सिमिलर। माँ के पहले दूध के तत्व और गाय के पहले दूध के तत्व समान है। और इसीलिए आपको समझ में आया होगा कि हम लोग गाय को ही गौ माता क्यों कहते हैं, भैंस को माता क्यों नहीं कहते, बकरी को माता क्यों नहीं कहते, ऊंट को माता क्यों नहीं कहते, या हाथीनी को माता क्यों नहीं कहते, क्योंकि उनका पहला दूध और माँ के पहले दूध के तत्व समान नहीं है। लेकिन गाय के पहले दूध के तत्व और माँ के पहले दूध के तत्व समान है। अभी आपको समझ में आ गया कि हम लोगों को, है ना, गाय मतलब माँ के पहले दूध के तत्वों के तत्व फिर से जब चाहिए तो कहाँ से मिल रहे हैं, गाय के पहले दूध से, गोपी से मिल रहे हैं। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि बढ़ती उम्र में फिर से माँ के पहले दूध के तत्व चाहिए तो गाय के पहले दूध से मिल रहे हैं। लेकिन अभी आपका प्रश्न क्या है, सर ये जो गाय का पहला दूध है, ये जो गोपीयूष है, ये आधुनिक बीमारियों में कैसे काम करेगा, है ना, ये आधुनिक बीमारियों में कैसे काम करेगा, है ना, ये हम लोग देखते हैं। अ,
यस। है ना? तो जैसे कि फिर से मैं, है ना? हाँ, तो ये हम लोगों ने बात किया, है ना? माँ के पहले दूध में क्या कौन से तत्व हैं? इम्यून फैक्टर्स, रोग प्रतिकार क्षमता का तत्व, ग्रोथ फैक्टर, शरीर को बढ़ाने वाले तत्व, और न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, पोषक तत्व। और ये तत्व फिर से जब चाहिए तो ऋषि मुनि ने क्या किया आयुर्वेद में? यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है, आयुर्वेद में क्या किया है ऋषि मुनि ने? माँ के पहले दूध के तत्व फिर से जब चाहिए तो ऋषि मुनि ने गोपीयूष के बारे में लिख के रखा। तो यहाँ पे मैंने इस स्लाइड में फिर से दिया है कि माँ के कोलेस्ट्रॉल में शामिल है इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूट्रिशन फैक्टर्स। लेकिन वही इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूट्रिशन फैक्टर्स गाय के कोलेस्ट्रॉल में भी मौजूद है। तो ये तो हम लोगों को अब तक पता चल गया, है ना? ओके। हाँ, तो अभी अब तक हम लोगों ने देखा कि माँ के पहले दूध के तत्व फिर से जब चाहिए तो गोपीयूष से मिल रहे हैं। लेकिन अभी आपका प्रश्न क्या है? सर बहुत बढ़िया, माँ के पहले दूध के तत्व फिर से गाय के पहले दूध से मिल रहे हैं, अच्छा है, लेकिन फिर से मिलेंगे तो क्या हुआ फायदा? बुढ़ापे में, बढ़ती उम्र में फिर से माँ के पहले दूध के तत्व गाय के पहले दूध से मिलेंगे तो क्या फायदा? है ना? तो अभी क्या हो गया, माँ के पहले दूध के तत्व का असर खत्म हो गया, इसीलिए बीमारी बढ़ गया। अतः फिर से माँ के पहले दूध के तत्व फिर से गाय के पहले दूध से मिलेंगे तो क्या होगा? गाय के पहले दूध से वही तत्व मिलेंगे, कौन सा? इम्यून फैक्टर्स। आपको बुढ़ापे में फिर से इम्यून फैक्टर्स मिलेंगे तो रोग प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी तो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। लेकिन आज तक का हमारा ज्ञान क्या कहता है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां, जोड़ों का दर्द जैसा बीमारियां कभी भी ठीक नहीं होती है। लेकिन रोग पर ये गोपीयूष में इम्यून फैक्टर्स इम्यूनिटी को अच्छा करेंगे, इम्यूनिटी को अच्छा करेंगे तो डायबिटीज ठीक हो जाएगा। ओके, लेकिन है ना, डायबिटीज ठीक हो जाएगा, लेकिन डायबिटीज की वजह से जो अंगों की हानि हो गई, ऑर्गेनल डैमेजेस, उसको ठीक कौन कर रहा है? ग्रोथ फैक्टर्स। दोस्तों, तो अभी हम बात करेंगे कि ये जो गोपीयूष है ना, ये आधुनिक बीमारियों में कैसे काम करे। आपने क्या बोला कि सर बहुत बढ़िया, माँ के पहले दूध के तत्व फिर से चाहिए, गोपीयूष से मिल रहे हैं, लेकिन ये जो गोपीयूष है ये मॉडर्न डिसीजेस में कैसे काम करेगा? मॉडर्न डिसीज मतलब डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अस्थमा, सोरियासिस, टीबी जैसे बीमारियों में कैसे काम करेगा? शुरुआत करते हैं डायबिटीज से, है ना? डायबिटीज में और जोड़ों के दर्द में बात करके हम लोग खत्म करते हैं, क्योंकि ये बहुत बढ़िया 4 घंटे का सेशन। अब इंग्लिश के ऊपर जब भी हम बात करेंगे अलग अलग बीमारियों में तो ये 4 घंटे का सेशन है। लेकिन हाँ, अभी देखेंगे कि गोपीयूष डायबिटीज में कैसे काम करता है। तो डायबिटीज में गोपीयूष कैसे काम करता है उससे पहले डायबिटीज को हम जानेंगे, क्योंकि डायबिटीज को जानना बहुत जरूरी है डायबिटीज को ठीक करने के लिए। तो आज तक का हमारा ज्ञान क्या कहता है? डायबिटीज एक बीमारी है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जो इन 13-14 सालों में देखा धन्वंतरि के माध्यम से, तो मैंने देखा कि डायबिटीज बीमारी, डायबिटीज को हम मधुमेह कहते हैं हिंदी में, है ना? तो डायबिटीज मतलब मधुमेह बीमारी नहीं है। तो मधुमेह, आप पूछोगे सर डायबिटीज बीमारी नहीं तो क्या है? वो कमी है, किसकी सर कमी? है ना? सर क्या हाँ सर। आपकी स्लाइड चेंज हो रही है क्या? सर आप या अच्छा। एक ही स्लाइड चली हुई है यहाँ पे? अगर ओके आप ओके ओके। स्लाइड, हाँ तो एक ही स्लाइड चल रही है यहाँ पर। बराबर, स्लाइड चेंज नहीं हो रही है। क्या करूँ उसको, 1 मिनट। हाँ, पॉज हो गई है। अब मुझे लगा कि आप अच्छा, स्लाइड दिख ही नहीं बात रहा कर रहे था। हैं लेकिन स्लाइड नहीं आ रही थी। हाँ, अब आगे सर, ये अब आगे। ये बहुत बढ़िया स्लाइड मैंने तैयार की है यार, क्योंकि आप ये देखो। स्लाइड पे बात कर रहे थे मुझे लगा था, लेकिन मैं वो एक ही स्लाइड आ रही थी। नहीं नहीं, बढ़िया, मेरे को पता ही नहीं है। हाँ अब चेंज हो रही है सर, अब चेंज हो रही है। तो जैसे कि मैंने बोला कि माँ के पहले दूध के तत्व फिर से जब चाहिए तो ऋषि मुनि ने गाय के पहले दूध के बारे में लिखा, है ना? यहाँ पे भी मैंने वही लिखा है कि माँ के कोलेस्ट्रॉल में शामिल है इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स और न्यूट्रिशन फैक्टर्स। वही इम्यून फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स, न्यूट्रिशन फैक्टर्स गाय के कोलेस्ट्रॉल में भी मौजूद है ना? और अभी हम बात करेंगे कि है ना, है ना, ये जो गोपीयूष है
ये आधुनिक बीमारी, क्योंकि आप जब भी मार्केट में जाओगे तो आप लोगों को बोलेंगे कि सर ये गोपीयूष, देखो गोपीयूष तो सबको पता है, लेकिन अब वो बोलोगे सर ये डायबिटीज में काम करता है, तो पहले बोलेंगे ये कैसे काम करता है। और इसीलिए ये पहली बात कि उनको डायबिटीज में गोपीयूष कैसे काम करता है, उससे पहले उनको बताना जरूरी है कि डायबिटीज डायबिटीज क्या है ना, डायबिटीज की जानकारी देनी पड़ेगी। तो आज तक हम लोगों को क्या सिखाया गया कि डायबिटीज एक बीमारी है ना, और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन मैंने जो 13-15 सालों में देखा है ना, वैसे तो 25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा मेडिकल में, है ना, लेकिन जो धन्वंतरी में जो 15 साल का, मैंने 13-15 साल का में जो एक्सपीरियंस है, मैंने देखा कि डायबिटीज बीमारी नहीं है। तो लोग, फिर मैंने देखा कि डायबिटीज बीमारी नहीं तो क्या है, वो कमी है। किसकी कमी? जीवन शैली की कमी। यहाँ पे क्लियर कि देखो, डायबिटीज बीमारी नहीं तो वो क्या है, विकार है, डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं। डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर को हिंदी में बोलते हैं विकार। ओके, तो आज तक तो हम लोगों को क्या याद रखना है कि डायबिटीज बीमारी नहीं है। तो लोग आपसे सामने से पूछेंगे, है ना, जब भी आप लोगों को बोलोगे कि डायबिटीज बीमारी नहीं है, तो आप बोलोगे, लोग बोलेंगे कि बीमारी नहीं तो क्या है, तो आपको बोलना है वो विकार है, डिसऑर्डर। डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ डिसऑर्डर, विकार है। तो ये विकार मतलब डिसऑर्डर किसकी वजह से हुआ, है ना, जीवन शैली का विकार है, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं उसको, डायबिटीज को, है ना। और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, है ना। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब हमारी जीवन शैली, डायबिटीज बीमारी नहीं है, वो कमी है। किसकी कमी है? जीवन शैली की कमी है। जीवन शैली में आप बोलोगे सर क्या क्या आता है, आपका खाना, आपका काम और आपका आराम, है ना। ये तीन चीजें, आपका खाना, आपका काम, आपका आराम, आपका व्यायाम, ये तीन चार चीजें, है ना, ऐसे, है ना, आती है, जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। मतलब डायबिटीज, ये जो जीवन शैली बिगड़ गई है ना, बिगड़ गई मतलब सही समय पे खाना नहीं खाते हैं, सही समय पे आराम नहीं करते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करना हम लोगों को पसंद नहीं है ना। और काम भी, देखो खाना सही समय पे नहीं है, आराम नहीं है, और काम 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 एक्सर्शन करते हैं, है ना। और इन तीनों का आउटपुट क्या है ना, सही समय पे खाना नहीं, आराम नहीं, काम काम एक्सर्शन का आउटपुट क्या है, एक्सरसाइज नहीं, इसका आउटपुट क्या है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द। मतलब आपके शरीर में जो भी, मतलब अगर हम कहेंगे डायबिटीज बीपी हो रहा है, तो इसका एकमात्र कारण है आपकी जीवन शैली, है ना। डायबिटीज को कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, है ना। अभी क्या करना पड़ेगा, आपको देखो, डायबिटीज को डॉक्टर्स मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी कहते हैं। अभी आप बोलोगे सर मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या प्रक्रिया है, तो हिंदी में उसको चयापचय कहते हैं, मेटाबॉलिज्म को चयापचय कहते हैं। अभी आप बोलोगे चयापचय क्या होता है, सर मैं बता दूं सबको कि देखो, हम लोगों को हमारा खाना हजम होता है, इतना ही पता है। लेकिन जो हजम हुआ खाना, मतलब हजम का मतलब क्या हो गया, ग्लूकोज में बदल गया। हमने जो खाना खाया, हजम हो गया, हजम हो गया मतलब ग्लूकोज में बदल गया। और वो ग्लूकोज, है ना, जो शक्ति में बदलता है, जो ग्लूकोज शक्ति में बदलता है, उस प्रक्रिया को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन डायबिटीज के लोगों में क्या हो गया, ग्लूकोज तो तैयार हो रहा है, लेकिन वो ग्लूकोज शक्ति में रूपांतर नहीं हो रहा है, शक्ति में तैयार नहीं हो रहा है। और ग्लूकोज शक्ति में तैयार नहीं हो रहा है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज ही रह रहा है, जिसको हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज। और ब्लड ग्लूकोज का मतलब बिगड़ गया, ब्लड ग्लूकोज शक्ति में रूपांतर नहीं हो रहा है, तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, चयापचय। और इसीलिए दोस्तों, आज हम लोगों को समझने की जरूरत है। आज बड़े से बड़े, है ना, डायबिटीज के डॉक्टर, है ना, क्या किसके लिए किसका रिसर्च कर रहे हैं कि, है ना, किसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, खोज कर रहे हैं कि ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा। आज डायबिटीज में सबसे बढ़िया जरूरी है, सबसे बड़ी जरूरत है मेटाबॉलिज्म, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। देखो दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं, एक तो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, दूसरा है फैट मेटाबॉलिज्म। जिनको वजन नहीं घट रहा है उनका फैट मेटाबॉलिज्म बिगड़ गया, जिनका डायबिटीज ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बिगड़ रहा है। दोस्तों, ये जब बातें आप डायबिटीज के लोगों में बात करोगे ना, तो वो अचंभित हो जाएंगे, क्योंकि आज तक उनके डॉक्टर ने भी बात नहीं किया, और ये मेटाबॉलिज्म क्या चीज होती है, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के। अगर आप ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की बात करोगे और आप बोलोगे इम्यूरिच, हमारा इम्यूरिच ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ाएगा, और आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म बढ़ गया, तो आपका डायबिटीज ठीक होगा। ये बहुत बड़ी मतलब जबरदस्त
जानकारी जब इसको बोलते हैं अवेयरनेस, क्योंकि आज हर किसी को डायबिटीज पता है, आज हर किसी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम पता है, लेकिन उनको कोई बता नहीं रहा है कि डायबिटीज बीमारी नहीं है। आज तक उनको क्या बोल के सिखाया गया, क्या बोल के डराया गया कि डायबिटीज बीमारी है, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। लेकिन आज मैंने क्या देखा कि डायबिटीज बीमारी नहीं है। तो वो पूछेंगे बीमारी नहीं तो क्या है, वो कमी है, किसकी कमी, जीवन शैली की कमी। तो क्या करना पड़ेगा, जीवन शैली की कमी मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोलते हैं जिसको, है ना, जीवन शैली की विकार। तो क्या करना पड़ेगा, जीवन शैली, जिसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना पड़ेगा। जीवन शैली जो बिगड़ गई है तो उसको ठीक करना पड़ेगा। जीवन शैली को ठीक करना मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हुए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हुए अगर धन्वंतरी का प्रोडक्ट खाया तो 100% डायबिटीज ठीक हो जाएगा। आप लोग पूछोगे सर अभी आपका सबसे बड़ा अगला क्वेश्चन कौन सा है पता है, कि आप बोलोगे सर डायबिटीज ठीक हो गया, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो HbA1c, है ना, जिस दिन डायबिटीज में आपका HbA1c 5.4 या 5.6 आ गया, 6 के अंदर आ गया, मतलब आपका डायबिटीज ठीक हो गया दोस्तों। और इसीलिए डायबिटीज को ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जीवन शैली के बदलाव में 4 चीजें करनी। मैंने बोला ना, डायबिटीज को ठीक करना है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा, जीवन शैली में बदलाव। और कौन से जीवन शैली, कौन से बदलाव है, पहला बदलाव है सही समय पे खाना। अभी सही समय पे खाने में भी 2 पॉइंट्स है, भूख लगे तो ही और भूख लगे तो तुरंत। ओके, भूख लगे तो ही और भूख लगे तो तुरंत, एक समय, टाइमली फूड में 2 पॉइंट्स है ना, भूख लगे तो ही और भूख लगे तो तुरंत। अभी भूख लगे तो ही का मतलब क्या है, अभी हम लोगों को आदत क्या है कि सुबह नाश्ता किया, चाय पिया और बाहर निकले काम के लिए, और किससे कोई मिल गया हम लोगों को, है ना, मिलने के बाद क्या बोलते हैं, चलो भैया चाय पीते हैं, यहाँ पे बढ़िया चाय मिलती है। तो फिर हम लोग क्या, ऑलरेडी हम लोग घर में चाय पी के आए, फिर से बाहर जाके चाय को क्या करते हैं, ठूसते हैं, पी नहीं रहे चाय, हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ठूस रहे हैं। तो इसको बोलते हैं अनवांटेड फूड इनटेक। अनवांटेड फूड टेक मतलब घर में पेट भर के नाश्ता किया, चाय पिया पूरी तैयारी से, उसके बाद आपको जब भी कुछ भी खाना है तब कब खाना है, 12-1 बजे, जब भी आपको अगली भूख लगती है तब खाना है। लेकिन हम लोगों को आदत क्या है, मतलब अनटाइमली फूड इंटेक बोलते हैं, कि हम लोग बीच बीच में कुछ ना कुछ, है ना, कि कोई मिल गया भैया हमारे यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, जलेबी और कुछ खाने की आदत है देखो, कई लोगों का कई जगह पे जलेबी और समोसा, पता नहीं, तो ये सुबह सुबह हम लोगों ने नाश्ता किया, बीच में जाके चाय पिया, फिर कहीं और गए, फिर कुछ खाया, फिर ये जो अनटाइमली फूड इंटेक है, अनवांटेड फूड इंटेक है, इसकी वजह से अनवांटेड ब्लड ग्लूकोज बढ़ता है। इसीलिए भूख लगे तो ही का मतलब क्या है, सुबह खाना खाया, फिर भूख कब लगेगी, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तब खाना खाना है, फिर कब खाना है, फिर शाम को 4 बजे, 5 बजे। इसको कहते हैं भूख लगे तो ही, बीच बीच में नहीं खाना है। ओके, और भूख लगे तो तुरंत का मतलब क्या है, अभी हम लोगों को और एक आदत क्या है, भूख लगती है तो टाइम नहीं रहता है ना, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे भूख लगी है लेकिन टाइम नहीं है, क्योंकि हम लोग बिजी हैं, वहीं पे हमारा, उसी समय हमारा पीक आवर रहता है, काम का सबसे टॉप पे रहते हैं हम लोग, पीक आवर में रहते हैं, तो टाइम समय नहीं रहता है। तो भूख लगी तो तुरंत मतलब क्या है, भूख जब आपको जब भी भूख लगती है तो तुरंत खाना खाने बैठ जाओ, उसको स्किप मत करो। क्योंकि आप खाना स्किप करोगे तो देखो उस समय क्या हो गया, भूख लगी है मतलब क्या हो गया, इंसुलिन तैयार है, पाचक रस तैयार है ना, और इंसुलिन तैयार है, पाचक रस तैयार है, लेकिन खाना खाने के लिए टाइम नहीं है, है ना। एक मिनट है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ओके, है ना। तो 4 चीजें मैं बोल रहा हूँ, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 4 बदलाव। पहला है टाइमली फूड, टाइमली फूड, भूख लगे तो ही और भूख लगे तो तुरंत। अभी आप बोलोगे खाना खाओ, उसको स्किप मत करो, क्योंकि उस समय आपका इंसुलिन तैयार है, आपका पाचक रस तैयार है, लेकिन पाचक रस को और इंसुलिन को आप खाना नहीं दोगे तो क्या होगा, वो वेस्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर आप खाना कब खाओगे, जब आपको समय मिलेगा। समय कब मिलेगा, 4 बजे मिलेगा। 4 बजे इंसुलिन है क्या, पाचक रस है क्या,
तो इंसुलिन नहीं है 4 बजे, पाचक रस नहीं है। तो जब इंसुलिन और पाचक रस नहीं, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, पाचक रस और इंसुलिन नहीं है, तो वो जो खाना खाया वो ग्लूकोज में तो बदल जाएगा, लेकिन इंसुलिन और पाचक न रहने की वजह से वो ग्लूकोज ग्लूकोज ही रह जाएगा। पता नहीं कितना समझ पा रहे हो आप, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसको जब है ना 5-10 बार जब आप मेरे को इस प्रक्रिया को सुनोगे, तब आप डायबिटीज में मास्टर बनोगे। क्योंकि आज जो भी डायबिटीज, मेरा तो ये कहना है कि टॉप मोस्ट डायबिटीज के पास भी डायबिटीज के लिए इलाज नहीं है। उनका एक ही कहना है कि हम लोग खाली मैनेज कर पाते हैं, खाली मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं डायबिटीज को, ग्लूकोज को, ब्लड शुगर को, ब्लड ग्लूकोज को सिर्फ कंट्रोल करते हैं, ट्रीट नहीं कर सकते, ठीक। लेकिन धनवंतरी में आपके पास क्या है? इम्यूरिच है, और इम्यूरिच में क्या है, आगे मैं बताऊंगा इम्यूरिच में क्या है। लेकिन आज हम लोगों ने क्या सीखा? डायबिटीज बीमारी नहीं है, और वो क्या है? कमी है। किसकी कमी? है ना, लाइफस्टाइल। डायबिटीज इज नॉट अ डिसीज, इट्स अ डिसऑर्डर। का कौन सा डिसऑर्डर? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। क्या करना पड़ेगा? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, जीवन शैली को बदलाव। और जीवन शैली के बदलाव के साथ साथ अगर धन्वंतरी के 4 प्रोडक्ट और 4 लाइफस्टाइल के बदलाव करेंगे, तो 100% डायबिटीज ठीक होगा। और डायबिटीज ठीक होगा, ये कहाँ पे सिद्ध होगा? HbA1c रिपोर्ट में आपका डायबिटीज ठीक हो गया, ये सिद्ध हो जाएगा। और इसीलिए, है ना, तो पहला पॉइंट क्या? टाइमली फूड, है ना। दूसरा, 5 लीटर पानी। 5 लीटर पानी भी आपके ग्लूकोज यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म के लिए मदद करता है। 5 लीटर पानी। तीसरा, जीरो शुगर, चीनी को जीरो करना है। दोस्तों, चीनी के बारे में बहुत सारा बात कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, खोज से ये पता चला है, रिसर्च से ये पता चला है कि चीनी जो है ना, चीनी जो है, कोकेन और हेरोइन से भी खतरनाक है चीनी का नशा। ये सिद्ध हो चुका है, 10-15 साल पहले सिद्ध हो चुका है ना, कि जो हम जो चाय में चीनी लेते हैं, सिंथेटिक शुगर बोलते हैं उसको। आप गन्ना, कुछ के आप गन्ना जितना चाहो और गन्ने का जूस पियो, लेकिन गन्ने के जूस से जो चीनी बनती है वो हानिकारक है, और वो नशा है। कोकेन और हीरोइन से भी खतरनाक है चीनी का नशा, ये सिद्ध हो गया है। और इसीलिए जीरो चीनी। अभी आप बोलोगे सर जीरो चीनी में बहुत सारा बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। अभी जीरो चीनी से क्या होगा? देखो, अभी आपको पता है कि हमारे शरीर को इतनी भी एक कण चीनी की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हम कितना खा रहे हैं? 2-2, 3-3, 4-4 चम्मच, 5-5, 6-6 चम्मच खा रहे हैं, है ना। अगर एक एक चम्मच भी पकड़ लिया तो 3 चम्मच दिन भर में। लेकिन जरूरत कितनी है? एक कण भी चीनी की जरूरत नहीं। आप बोलोगे सर, जब मेरे शरीर, देखो, ग्लूकोज अलग है और शुगर, चीनी अलग है। चीनी भी एक ग्लूकोज ही है, लेकिन ये सिंथेटिक ग्लूकोज है जो कि डैमेज कर रहा है। तो आप बोलोगे सर, ये जो ग्लूकोज मैं नहीं खाऊंगा, तो मेरे शरीर को जो ग्लूकोज चाहिए वो कहां से मिलेगा? तो आप जो रोटी खा रहे हो वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज। आप जो चावल खाते हैं वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज। आप जो आलू खाते हैं क्या है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, ग्लूकोज। तो आपके शरीर को रोटी के माध्यम से जो ग्लूकोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट का, है ना, रोटी के माध्यम से, चावल के माध्यम से, आलू के, वो वाला ग्लूकोज चाहिए, ना कि शुद्ध ग्लूकोज। ये जो चीनी का ग्लूकोज है, ये प्रेशराइज करता है पैंक्रियाज के ऊपर। ये जितना, देखो, ये 1 चम्मच, आपको पता है 1 चम्मच चीनी को पूरी तरह से हजम होने के लिए 15 दिन लगता है, शरीर से बाहर निकलने के लिए प्रक्रिया होके। 15 दिन, मतलब 1 चम्मच आप रोज कितना खा रहे हो? है ना, 6-6 चम्मच खा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? मतलब इस शुद्ध चीनी को हजम करने के लिए पैंक्रियास को बहुत सारा इंसुलिन तैयार करना पड़ता है। मतलब आप प्रेशराइज कर रहे हो पैंक्रियास को कि मैं तो चीनी कम नहीं करूंगा या बंद नहीं करूंगा। तुम्हारा का पैंक्रियास का काम है कि तुम इंसुलिन तैयार करो, लेकिन इंसुलिन, पैंक्रियास भी इंसुलिन कितना दिन तैयार करता है? 8 साल, 9 साल। और 10वें साल पैंक्रियास की हालत क्या होती है? उसकी हालत ही नहीं रहती कि भाई इतना 10 साल से आप चीनी खा रहे हो, और मेरा अभी मेरी ताकत खत्म हो गई, इंसुलिन तैयार नहीं कर पा रहा हूं। तो उस दिन आपका पैंक्रियास इंसुलिन तैयार करना बंद हो जाता है, तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है। ओके। और इसीलिए जिस दिन आप जीरो चीनी करोगे, उस दिन से पैंक्रियास को क्या मिलेगा?
जीरो चीनी करने से पैंक्रियाज को आराम मिलेगा, और आराम मिलेगा तो आराम के साथ साथ पैंक्रियाज क्या होगा, आराम के साथ साथ पैंक्रियाज फिर से तैयार होगा। पैंक्रियाज तैयार हो गया तो क्या होगा, इंसुलिन तैयार होगा। इंसुलिन तैयार हो गया तो क्या होगा, दवाई की जरूरत नहीं है, बाहर से इंसुलिन की जरूरत नहीं है, अपने आप अपने शरीर में। आप बोलोगे सर मेरे शरीर में इंसुलिन तैयार हो गया, ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो लेबोरेटरी टेस्ट में सीरम इंसुलिन नाम का टेस्ट होता है, सीरम इंसुलिन पहले कराओ आप। ओके, शुरुआत करने से, धन्वंतरि का प्रोडक्ट शुरू करने से और ये लाइफस्टाइल के बदलाव चार शुरू करने से पहले से HbA1c सीरम इंसुलिन तक करवाओ। और 6-8 महीने के बाद फिर से, है ना, जब आप चीनी बंद करोगे, 5 लीटर पानी पियोगे, है ना, सही समय पे खाना खाओगे और 2 घंटे का वॉक करोगे। चौथा कौन सा है? पहला है टाइमली फूड, दूसरा 5 लीटर पानी, तीसरा जीरो शुगर, और चौथा है 2 घंटे का वॉकिंग। ये चार चीजें करते हुए धन्वंतरि के चार प्रोडक्ट्स करे खाएंगे तो 100%, है ना, आपका क्या होगा, जीरो चीनी से क्या होगा, आपका पैंक्रियास फिर से, पैंक्रियास को आराम मिलेगा, पैंक्रियास को आराम मिलेगा, है ना। तो पैंक्रियास इस आराम के दौरान फिर से तैयार होगा, तैयार हो गया तो इंसुलिन तैयार होगा, इंसुलिन तैयार होगा तो बाहर से इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी एलोपैथिक दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बोलते हैं, दवाई जो बंद होती है ना, एलोपैथिक दवाई जो बंद होती है ना, उसको बोलते हैं प्रेस्क्रिप्शन एवैल्यूएशन। प्रेस्क्रिप्शन एवैल्यूएशन मतलब एलोपैथिक दवाई धीरे 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 बंद हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अगर डायबिटीज किसी को भी ठीक करना है तो क्या करना है, टाइमली फूड, 5 लीटर पानी, जीरो चीनी, बिल्कुल चीनी जीरो, ना कि चाय के माध्यम से, मिठाई के माध्यम से, बिस्कुट के माध्यम से, टोस्ट के माध्यम से, है ना, ब्रेड के माध्यम से, है ना, कई सारे माध्यम से चीनी जा रही है शरीर में, हम लोगों को ध्यान नहीं है। तो चाय चीज जीरो चीनी। ध्यान देखिए, चिप्स आप जो खाते हैं ना, लेब्स का चिप्स, उसमें भी चीनी है। ओके, तो टाइमली फूड, टाइमली फूड, 5 लीटर्स ऑफ वाटर, जीरो चीनी, ओके, एंड 2 आवर्स ऑफ वॉकिंग। ये चार चीजें करते हुए इम्यूरिच, डिटॉक्सिफाई, मधुनिल अमृत चूर्ण और स्पिरुलिना, ओके, ये चार प्रोडक्ट अगर धन्वंतरि का खाएंगे तो 100% HbA1c 3 महीने के बाद नॉर्मल आता है। HbA1c नॉर्मल मतलब डायबिटीज नॉर्मल। ओके, इसमें बहुत सारा हम बात कर सकते हैं, है ना। तो मैंने बोला, है ना, यहाँ पे स्लाइड में भी बहुत सारा यहाँ पे रह गया है कि मैंने, लेकिन ये ध्यान रखना है कि आज के बाद क्या बोलना है, डायबिटीज बीमारी नहीं है। तो आपका, आपको क्या बोला, पूछा जाएगा, डायबिटीज बीमारी नहीं है तो क्या है, वो कमी है ना, विकार है, डिसऑर्डर है। किसका डिसऑर्डर है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। क्या करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को बदलना पड़ेगा। लाइफस्टाइल की चीजें, चार चीजें हैं लाइफस्टाइल में, कौन सी लाइफस्टाइल की चीजें हैं? टाइमली फूड, 5 लीटर्स ऑफ वाटर, जीरो शुगर और 2 आवर्स ऑफ वॉकिंग। ये लाइफस्टाइल के बदलाव करने के साथ साथ धन्वंतरि के चार प्रोडक्ट, इम्यूरिस डिटॉक्सिफाई, मधुनिल अमृत चूर्ण और स्पिरुलिना, ये चार प्रोडक्ट खाएंगे तो 100% डायबिटीज ठीक। और डायबिटीज ठीक हो गया, ये कहाँ पे प्रूव होगा? HbA1c रिपोर्ट में, है ना। और इतना ही नहीं, आप बोलोगे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि सर डायबिटीज तो ठीक हो गया, लेकिन डायबिटीज की वजह से जो किडनी डैमेज हो गई, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज की वजह से आंखों की रोशनी कम हो गई, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटीज की वजह से पैरों के निचले हिस्सों में कांटा भी चुभता है तो पता नहीं चलता है, न्यूरोपैथी। तो इसमें कैसे काम करता है? तो मैंने जो बोला कि इम्यूरिच में क्या है, ग्रोथ फैक्टर्स, और ग्रोथ फैक्टर्स का काम ही रीजनरेशन है। तो इम्यूरिच जो है डायबिटीज को भी ठीक करेगा, और डायबिटीज की वजह से जो अंगों की हानि हो गई है, किडनी, है ना, जो भी डैमेज हो गया है उसको फिर से तय रिपेयर करेगा, फिर से रीजनरेट करेगा, किडनी रीजनरेशन। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी बात कर सकते हैं हम लोग, है ना। लेकिन देखो, अभी आज आज तक कितने भी जो सबसे बड़े क्या बोलते हैं उसको, सबसे बड़े नेफ्रोलॉजिस्ट का ज्ञान क्या कहता है? नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब किडनी के डॉक्टर का ज्ञान क्या कहता है? एक बार किडनी डैमेज होती है, चाहे डायबिटीज हो चाहे ब्लड प्रेशर हो, किसी भी कारण से किडनी डैमेज होती है तो वो फिर से तैयार नहीं हो सकती। और इसीलिए नेफ्रोलॉजिस्ट के पास, किडनी डॉक्टर के पास इलाज क्या है ना, डायलिसिस। लेकिन मैं आपको बता दूं, डायलिसिस ये इलाज नहीं है। और लेकिन, है ना, किडनी रीजनरेशन का काम करता है ग्रोथ फैक्टर्स, क्योंकि ग्रोथ फैक्टर्स का दूसरा काम क्या है? रिपेयर एंड रीजनरेशन। किडनी रीजनरेशन, तो आप बोलोगे सर, मतलब आपको लोग पूछोगे सर किडनी रीजनरेशन का मतलब क्या है? किडनी रीजनरेशन का मतलब, अभी किडनी डैमेज का मतलब क्या है? किडनी डैमेज मतलब पेशाब की मात्रा या तो कम हो जाती है या तो पूरी पेशाब की मात्रा बंद हो जाती है। मतलब किडनी, हमारे देखो, किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन। मतलब हम जो पानी पीते हैं तो पानी पानी खून में मिक्स हो जाता है,
तो किडनी का काम क्या है, इस खून को फिल्टर करके जो खून में पानी है उसको यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने का काम किडनी का है। लेकिन ये जब डैमेज होती है तो वो जो हम पानी पीते हैं वो खून में मिक्स रहता है, वो किडनी फिल्टर नहीं कर पाती खून को, और किडनी खून को फिल्टर नहीं कर पाती है ना। तो पेशाब नहीं बनता है, और पेशाब नहीं बनता है तो डायलिसिस से वही पानी, खून में से पानी निकलना पड़ता है। ओके। लेकिन किडनी रीजनरेशन का मतलब क्या है, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, सीरम क्रिएटिन नॉर्मल होगा, सीरम क्रिएटिन नॉर्मल हो गया, यूरिन आउटपुट बढ़ गया तो डायलिसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से डायबिटीज को ठीक कर सकते हैं, रिपोर्ट के साथ ठीक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आज टॉप मोस्ट डायबिटोलॉजिस्ट हो, टॉप मोस्ट नेफ्रोलॉजिस्ट हो, आज सबका ज्ञान क्या कहता है, डायबिटोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, डायबिटीज ठीक नहीं हो सकता, लेकिन आपका ज्ञान क्या कह रहा है, डायबिटीज ठीक हो सकता है। क्या करना पड़ेगा, जीवन शैली के बदलाव के साथ साथ धन्वंतरि के 4 प्रोडक्ट खाएंगे तो 100% डायबिटीज ठीक होगा, है ना। तो आज के बाद क्या कहना है, डायबिटीज एक बीमारी नहीं है, वो विकार है, डिसऑर्डर है। उसको क्या करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने के साथ साथ धन्वंतरि का प्रोडक्ट खाएंगे तो 100% डायबिटीज ठीक होगा। ओके। और मैंने ये भी बताया कि डायबिटीज ठीक होगा, लेकिन डायबिटीज की वजह से जो डैमेज हुआ, ऑर्गेनल डैमेजेस, उसको भी ठीक करता है ग्रोथ फैक्टर्स। इस तरह से दोस्तों, है ना, आप लोग ये भी पूछोगे, है ना, मैंने यहाँ पे दिखा देखो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस क्या है। मेरे को जब आया ना 2 से 3 घंटा मिलेगा तो पूरा डायबिटीज में हम लोग 1.5 घंटा में आपको जानकारी दे सकता हूँ, है ना। यहाँ पे देखो जीरो शुगर बताया मैंने, ओके, उसके, है ना। तो 5 लीटर्स ऑफ वाटर लिखा है मैंने, 2 आवर्स ऑफ डेली वॉक लिखा है मैंने, है ना। और, है ना, मैंने क्या बोला, डायबिटीज ठीक हो सकता है ना। लेकिन अभी आपका प्रश्न क्या है, सर इम्यूनिच में, गोप्यूष में ऐसा क्या है जो डायबिटीज को ठीक करता है। तो इम्यूनिच में, गोप्यूष में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है, IGF-1 जिसको कहते हैं, IGF-1 मतलब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो कि, है ना। तो आप बोलोगे सर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, जब भी आप किसी मेडिकल पर्सन के पास जाओगे, जब भी आप डॉक्टर के पास जाओगे, और आप डॉक्टर के, आपके जो डॉक्टर मित्र है आपको बोलेंगे कि गोप्यूष में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 डायबिटीज में काम करता है, ये कौन बोल रहा है, ये आप बोल रहे हो, आप साइंटिस्ट हो क्या, तो उनको बोलना है मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन बोल रहा है, 1990 का स्टडी, 1990 में जो गोपीयूष के ऊपर डायबिटीज में खोज हुआ, वो 1990 का खोज क्या कहता है कि गोपीयूष में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, है ना, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंसुलिन जैसा काम करता है, डायबिटीज को ठीक करता है। और इतना ही नहीं, क्या बोला इन्होंने, है ना, मे रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन इंसुलिन इंजेक्शन, क्या बोला है, जो लोग इंसुलिन ले रहे हैं उनकी इंसुलिन की इंजेक्शन का कम होते होते इंसुलिन इंसुलिन इंजेक्शन बंद हो सकता है। ये कौन बोल रहा है, 1990 का स्टडी बोल रहा है। तो इस तरह से जब भी आप मार्केट में जाओगे आपको सारे क्वेश्चन जवाब पूछे जाएंगे। आप यूरिच में, गोपीयूष में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बात कर रहे हो, ये कौन बोल रहा है, तो आपको बोलना है मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कौन बोल रहा है, 1990 का खोज बोल रहा है। जब आप बोलोगे कि 1990 का स्टडी बोलता है तो सामने वाले को क्लियर हो जाएगा कि ऑलरेडी इसके ऊपर खोज हो चुका है, और ये खाली बातों, क्या क्या बोलते हैं उसको, मुंह की बात नहीं है, ये क्या, ये सबूत के साथ बात है। और सबूत कौन सा है, 1990 का खोज, ये सबूत है डायबिटीज में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर काम करता है। देखो क्या बोल रहा है अंग्रेजी में, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ कि IGF-1 1990 study suggested that IGF-1 insulin like growth factor 1 in bovine colostrum मतलब गोपीयूष में would be a treatment। डायबिटीज क्या बोलते हैं, डायबिटोलॉजिस्ट क्या बोलते हैं, डायबिटीज एक मैनेजमेंट कर सकते हैं, लेकिन 1990 का खोज क्या कह रहा है, ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट मतलब इलाज। एलोपैथी में इलाज नहीं है, मैनेजमेंट है, लेकिन 1990 का खोज क्या कर रहा है, इलाज हो सकता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर गोपीयूष के माध्यम से डायबिटीज के लिए एक इलाज हो सकता है, क्योंकि वो IGF-1 स्टिमुलेट्स ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है, और ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बढ़ गया तो इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंसुलिन धीरे धीरे बंद हो जाएगा। और इंसुलिन बंद करने का काम किसका है, हमारा नहीं है, डॉक्टर्स का है ना। आप बोलोगे सर डॉक्टर को किसे पता चलेगा, जब आप इम्यूरिज, डिटॉक्सिफाई, मधुनिल और स्पिरुलिना लोगे तो आपका HbA1c नॉर्मल होगा, HbA1c नॉर्मल होगा तो डॉक्टर बोलेगा आपका HbA1c नॉर्मल है, मतलब डायबिटीज ठीक होगा, और डायबिटीज ठीक हो गया मतलब आपको दवाई की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे धीरे
है ना, कम कम करते हुए बंद हो जाएगी, चाहे दवा हो डायबिटीज की, चाहे इंसुलिन हो, है ना। तो हम लोगों ने डायबिटीज में बात किया, है ना। अभी हम जोड़ों के दर्द में बात करके यहाँ पे इस सेशन को रोकते हैं। ओके। डायबिटीज में जब 4 4 घंटे का मिलेगा, तो मैं पूरा आपको मैं फिर प्रेगनेंसी में कैसे काम करता है, या फिर मैं पीरियड्स में कैसे काम करता है, या रीढ़ की हड्डी की कमजोरी में कैसे काम करता है, लिवर में कैसे काम करता है, दिमाग में जो ट्यूमर है उसमें कैसे काम करता है, ये मैं 4 घंटे के सेशन में आपको बता सकता हूँ। ओके। अभी हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द में। अभी जोड़ों का दर्द को समझने के बाद आपको पता चलेगा कि जोड़ों के दर्द में गोपियुष कैसे काम करता है। देखो, जोड़ों का दर्द क्यों होता है? क्योंकि जोड़ों के बीच में गद्दी कमजोर हो जाती है ना। जोड़ों के बीच में गद्दी कमजोर हो जाती है। जरूरत किसकी है? वो जोड़ों के बीच में जो गद्दी है, कार्टिलेज नाम की गद्दी है, वो तैयार होनी चाहिए। लेकिन हमारा ज्ञान और ऑर्थोपेडिक का ज्ञान क्या कहता है? एक बार जोड़ों के बीच में कार्टिलेज नाम की गद्दी अगर कमजोर हो गई या खत्म हो गई, तो फिर से तैयार नहीं हो सकती। टॉपमोस्ट ऑर्थोपेडिक का ज्ञान कहता है। लेकिन आपका ज्ञान क्या कहता है? हमारे पास क्या है? ग्रोथ फैक्टर्स क्या करता है? कार्टिलेज रीजनरेशन। ओके। मतलब आपको सिंपल समझना है कि जोड़ों का दर्द क्यों होता है, क्योंकि जोड़ों के बीच में कार्टिलेज नाम की गद्दी खत्म हो जाती है, और उसकी जरूरत क्या है? तो कार्टिलेज की जरूरत है। लेकिन हड्डियों का डॉक्टर का ज्ञान और हमारा ज्ञान क्या कहता है? एक बार जोड़ों के बीच की गद्दी खत्म हो गई तो फिर से तैयार नहीं हो सकती। लेकिन धन्यवाद बोलेंगे इम्यूरिच को। इम्यूरिच में क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा क्या करता है? फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ बोन मैरो एंड कार्टिलेज। कार्टिलेज मतलब जोड़ों के बीच में गद्दी को फॉर्मेशन में तैयार करता है। अभी आप बोलोगे सर, जोड़ों के बीच में गद्दी का निर्माण होता है, ये कौन से साल का खोज कह रहा है? तो 1996 से लेकर 2001 के बीच में जो खोज हुआ गोपियुष के ऊपर, जोड़ों के दर्द में, और ये खोज किसने किया? सेंटर फॉर न्यूट्रिशनल रिसर्च नामक संस्था ने किया। सेंटर फॉर न्यूट्रिशनल रिसर्च नाम के संस्था ने गोपियुष के ऊपर जोड़ों के दर्द में 1996 से लेके ये 2001 के बीच में खोज किया। और ये खोज ये कहता है कि गोपीयूष में ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, जोड़ों के बीच में कार्टिलेज फॉर्मेशन और साइनोवियल फ्लूइड फॉर्मेशन, जो तेल रहता है ना जोड़ों के बीच में तेल, जिसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, उसको भी तैयार करता है। तो जिन जिन लोगों को ऑपरेशन बोला है, जोड़ों के दर्द में ऑपरेशन बोला है, उनको बोलो कि ऑपरेशन मत करवाओ, क्योंकि, है ना, ऑपरेशन मत करवाओ। आपका जोड़ों के बीच में कार्टिलेज का तैयार हम लोग कर सकते हैं। क्या क्या देना है? कार्टिलेज तैयार के लिए इम्यूरिज देना है, कैलरिज देना है, ऑर्थोरिच प्लस देना है, ओरैक 99 देना है, और स्पिरुलिना या प्रोटीरिज, या 5 6 प्रोडक्ट देने हैं। इम्यूरिज, कैलरिज, ऑर्थोरिच प्लस, ओरैक 99, स्पिरुलिना। ओके। या फिर स्पिरुलिना या फिर प्रोटीरिज जनरल, ये 4 5 प्रोडक्ट दे सकते हैं, है ना, जोड़ों के दर्द में। और ये यहाँ पे मैं दोस्तों, है ना, ये हम लोगों ने डायबिटीज में बात किया। डायबिटीज में बहुत छोटा सा बात किया मैंने, 1.5 2 घंटे का सेशन है ना। आप पूछोगे सर, डायबिटीज में जो किडनी डैमेज होती है वो कैसे तैयार होती है ना, रिपोर्ट्स को कैसे देखना है? कई लोगों को, है ना, क्या होता है किडनी डैमेज में? क्या होता है, कई लोगों का सीरम क्रिएटिनिन तो बड़ा हुआ होता है, लेकिन कई लोगों में यूरिन आउटपुट अच्छा होता है। तो ये क्या तरीका है? ये बहुत सारा हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं रुकता हूँ, है ना। धन्यवाद। कुछ भी आपके प्रश्न हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सभी को डायबिटीज के बारे में बताया। किसी भी लीडर का कोई भी सवाल है, किसी भी गेस्ट का कोई सवाल है, किसी भी बीमारी से रिलेटेड कुछ पूछना है, किसी बीमारी में क्या खाना है, क्या लेना है, तो वो कोई भी सवाल हमारे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं।